नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार आपके अपने क्लब एजुकेशन चैनल पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि ये हमारी वीडियो KVS PRT हिंदी के लिए मैं बना रहा हूं, तो आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तो आइए बने रहिए। देखते हैं प्रश्न नंबर पहला, रामायण में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो रामायण में कौन सा प्रत्यय है? तो रामधन आयन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आयन प्रत्यय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, संप्रदान कारक में प्रयोग किया जाता है। तो संप्रदान कारक में क्या प्रयोग किया जाता है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, के हित में, के वास्ते, के निमित्त। तो ये सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उक्त सभी, ये सभी प्रयुक्त होते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3, पपीता और पाव यानी रोटी शब्द है, तो यह किस भाषा का शब्द है ये बताना है। पपीता और पाव किस भाषा का शब्द है? तो पुर्तगाली है या फारसी है या तुर्की है या फिर चीनी है? तो पपीता और पाव पुर्तगाली शब्द है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पुर्तगाली। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 4, हाँ जी हाँ अच्छा, हाँ जी हाँ अच्छा इत्यादि कैसा विस्मयादिबोधक अव्यय है? तो कैसा विस्मयादिबोधक अव्यय है? हर्षबोधक है या स्वीकार बोधक है, संबंध बोधक है या शोक बोधक है? तो ये स्वीकार बोधक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्वीकार बोधक। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, उसने लिखा, उससे लिखा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? उससे लिखा नहीं जाता, जिसमें ऐसा शब्द होता है कि ये किया नहीं जाता, वो नहीं किया जाता, इसमें भाववाचक होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भाववाच्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, मैं अपनी पुस्तक पढ़ूंगा वाक्य में भविष्य काल है, तो इसमें बताना है कौन सा भविष्य काल का प्रयोग हुआ है। मैं अपनी पुस्तक पढ़ूंगा, तो इसमें सामान्य भविष्य काल का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सामान्य भविष्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, इसमें से कौन सा पर्यायवाची जोड़ा गलत है? तो पर्यायवाची जोड़े का गलत बताना है। तो आम रसाल, ऑप्शन बी है सर्प यानी व्याल, ऑप्शन सी है रक्त लोहित, ऑप्शन डी है मुर्गा काक। तो इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है ये बताना है। तो आम का तो रसाल होता ही है, सांप का व्याल होता है, रक्त का लोहित होता है, काक का मुर्गा नहीं होता, काक माने कौवा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, काक। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12 है। बस दोस्तों, मैंने हिंदी व्याकरण से और कुछ प्रश्न हैं हिंदी साहित्य से, उनको लिया है। बाकी इस PDF में कई प्रकार के प्रश्न थे जिसको मैंने काट के निकाल दिया है। तो देखिए प्रश्न नंबर 12, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए किन बिंदुओं का होना आवश्यक नहीं है? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए किन बिंदुओं का होना आवश्यक नहीं है? तो वाद विवाद का होना आवश्यक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वाद विवाद। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 13, गोदान उपन्यास के रचनाकार द्वारा रचित है, मतलब ये जो गोदान उपन्यास है यह किसकी रचना है? तो यह किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14, फल फूल में कौन सा समास है? तो फल फूल में कौन सा समास है बताना है। कर्मधारय है या तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है या द्वंद्व समास है? तो इसमें द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, प्रयाग में किस उपसर्ग का प्रयोग है? प्रयाग में किस शब्द का, किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो प्र उपसर्ग का प्रयोग है, प्र। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16, कुख्यात शब्द का विलोम होगा,
तो कुख्यात शब्द का विलोम क्या होगा? प्राख्यात होगा या विख्यात होगा, सुख्यात होगा या उपरोक्त सभी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विख्यात। कुख्यात का विख्यात। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17। जिनका उच्चारण कंठ के माध्यम से होता है उसे कहते हैं, क्या उसे मूर्धा कहते हैं, तालव्य कहते हैं, कंठ कहते हैं या अनुनासिक कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं। जिसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है उसे कंठ कहते हैं। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, ये सूत्र है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? तो स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? श, श, स है, या ऑप्शन बी य, र, ल है, या अ, आ, ई, या फिर डी ऑप्शन प, फ, ब? तो स्पर्श व्यंजन बताना है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प, फ, ब। यह अंतस्थ व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है। ये लव अंतस्थ है, स उसमें व्यंजन है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प, फ, ब स्पर्श व्यंजन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? उपचय अपचय, बी काला गोरा, सी क्रूर क्रूरता, डी बर्बर सभ्य? तो कौन सा युग्म गलत है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्रूर का क्रूरता नहीं होगा। इसमें विलोम बताया है, उपचय का अपचय, काला का गोरा, बर्बर का सभ्य, जिसमें क्रूर क्रूरता का विलोम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20। इनमें से कौन सा पंचमाक्षर नहीं है? तो पंचम अक्षर बताना है जो नहीं है, तो ङ, य, ड़ ये तीनों हैं, ब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ब। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 21। महोत्सव का संधि विच्छेद है, तो महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर ए महाधन उत्सव, ऑप्शन बी मनधन उत्सव, ऑप्शन सी महधन उत्सव, ऑप्शन डी महतधन उत्सव? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, महाधन उत्सव। इसमें गुण संधि है महाधन उत्सव में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, तद्भव और तत्सम का कौन सा मेल गलत है? तो तद्भव तत्सम का मेल कौन सा है गलत, उसे बताना है। बछड़ा का वत्स, बी पक्का पक्व, सच का सत्य, लाज का शर्म? तो 22 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लाज शर्म। बछड़ा का वत्स होता है, जो यह एक तद्भव शब्द है, एक तत्सम शब्द है। पक्का पक्व भी पक्व तत्सम शब्द है, सच का सत्य तत्सम है। इन तीनों में एक तद्भव शब्द है, एक तत्सम शब्द है। इसमें लाज और शर्म दोनों तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23। मनु मानव जनु जानो, मनु जनु जानो और ज्यों का प्रयोग किस अलंकार में होता है? तो ऑप्शन ए संदेह अलंकार, ऑप्शन बी उल्लेख, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन नंबर डी उत्प्रेक्षा? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु मानो जनु जानो का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 24। रमेश दिल्ली जाएगा कैसा वाक्य है? रमेश दिल्ली जाएगा यह कैसा वाक्य है? क्या यह सरल वाक्य है, या मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या फिर कठिन वाक्य है? तो यह सरल वाक्य है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सरल वाक्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। जहाँ किसी व्यक्ति की उपाधियों का विवरण देना हो वहाँ कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो जहाँ उपाधियों का विवरण देना होता है वहाँ कौन सा विराम चिन्ह होता है? तो अर्ध विराम होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अर्ध विराम। यहाँ दो ऑप्शन नीचे हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 26। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन ए शहरी, ऑप्शन बी वापस, ऑप्शन सी भंडार, ऑप्शन डी रचयिता? तो अशुद्ध शब्द बताना है, तो इसमें रचयिता अशुद्ध होगा। रचयिता, ये रचयिता शुद्ध होता है, रचयिता ऐसे लिखते हैं, रचयिता। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 27। झुंड में कौन सी संज्ञा है?
जो झुंड शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है? क्या समूहवाचक है या द्रव्यवाचक है, व्यक्तिवाचक है या फिर भाववाचक? तो झुंड है जिससे किसी समूह का बोध होता है, तो वहाँ समूहवाचक विशेषण संज्ञा है ये। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 28। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन ए अरण्य रोदन करना, खून पसीना एक करना, कलम तोड़ना, छाती पर मूंग दलना। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। यह असत्य है, कलम तोड़ना का अर्थ मारपीट नहीं होता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 29। इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? समाज, मंडल, वन या उपरोक्त सभी? तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है यह बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सभी। समाज, मंडल, वन सभी पुल्लिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। कामायनी कृति किसकी है? कामायनी कृति किसकी है? रुकिए दोस्तों। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। कामायनी कृति किसकी है? तो कामायनी कृति किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है, निराला जी की है, पंत जी की है या फिर महादेवी वर्मा जी की है? तो यह कामायनी रचना है जो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, ये दूसरे सीरीज की प्रैक्टिस सेट है। मैं दो प्रैक्टिस सेट रोज करवाऊंगा जो 30-30 नंबर का होगा। तो उसमें से ये दूसरा प्रैक्टिस सेट आज का है ये इस PDF का। तो निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो बताइए पुल्लिंग शब्द कौन सा है? क्या फौज है, जनता है, काफिला है या संसद है? तो पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो इसमें से काफिला जो है पुल्लिंग शब्द है, जिसे कहते हैं फौज आ रही है, जनता आ रही है, संसद में बहुत भीड़ है, लेकिन काफिला आता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पुल्लिंग शब्द ऑप्शन नंबर सी काफिला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। अधखिला फूल किसकी रचना है? तो अधखिला फूल किसकी रचना है? क्या प्रेमचंद जी की है या उपाध्याय हरिऔध जी की है, किशोरीलाल गोस्वामी जी की है या फिर बालकृष्ण भट्ट जी की है? तो यह अधखिला फूल जो रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। परमानंद की संधि विच्छेद क्या है? परमानंद की संधि विच्छेद क्या है? परम धन आनंद। इसमें परम धन आनंद होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 4। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? जयशंकर प्रसाद जी की है, महादेवी वर्मा जी की, निराला जी की या फिर पंत जी का? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यह निराला जी की रचना है राम की शक्ति पूजा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। लाइलाज में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? लाइलाज में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इलाज में ला उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। मृत्युदंड में कौन सा समास है? मृत्युदंड यानी मृत्यु के लिए दंड। तो छठा का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मृत्यु के लिए दंड संबंध तत्पुरुष। तत्पुरुष तो चारों हैं लेकिन इसमें संबंध है कि मृत्यु के लिए दंड, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 7। चक्रधर में कौन सा समास है? तो चक्रधर में समास बताना है तो द्वंद्व समास है या द्विगु, बहुव्रीहि या कर्मधारय समास? तो चक्रधर में बहुव्रीहि समास है, यह विष्णु जी के लिए रूढ़ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। भूषण का प्रिय काव्य रस था। तो भूषण जी का प्रिय काव्य रस कौन सा था? तो क्या वीर रस है या श्रृंगार रस था, शांत रस या करुण रस? तो भूषण जी का प्रिय रस श्रृंगार रस था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11। तिमिर का विलोम क्या होता है? तिमिर का विलोम क्या रात होता है, रजनी होता है, आलोक होता है या फिर समाचार होता है? तो तिमिर का विलोम आलोक होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आलोक, क्योंकि तिमिर में का मतलब ही अंधकार होता है।
आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12। पराक्रम शब्द में उपसर्ग बताइए। पराक्रम शब्द में उपसर्ग बताना है प, परा, पर, पार। तो इसमें सही कौन सा होगा? क्रम में परा उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पराक्रम। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13। मुझसे चला भी नहीं जाता। मुझसे चला भी नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या अन्य? तो इसमें भाववाच्य होगा। इसमें मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, तो इसमें भाववाचक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? तो सूत का तत्सम सूत्र होगा, या लखपति का लक्षपति, भाप का वाष्प, मिर्च का मरचा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मिर्च का मरचा नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15। ग का उच्चारण स्थान है। तो क, ख, ग, घ, ङ का उच्चारण कंठ होता है, अकु विसर्जन या नाम कंठ, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। अवधि किस उपभाषा की बोली है? जो अवधि बोली है यह किस उपभाषा की है? क्या पश्चिमी की है, या मैथिली, पूर्वी, या फिर राजस्थानी? तो यह पूर्वी हिंदी की बोली है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पूर्वी हिंदी, जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां आती हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17। मुकदमा किस भाषा का शब्द है? जो मुकदमा शब्द है यह किस भाषा का है? अरबी का है, या फारसी का है, जापानी का है, या फिर तुर्की का है? तो बताना है मुकदमा किस भाषा का शब्द है। तो यह अरबी भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर। विराम का अर्थ होता है। तो विराम का अर्थ क्या होता है? ठहराव, रुकना, ए और बी दोनों, या विरह? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठहराव या रुकना दोनों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 19। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? इन चारों में कौन सा भिन्न अर्थ वाला है? कल्याण, भलाई, परोपकार, अविनीत। तो कल्याण, भलाई, परोपकार लगभग एक जैसे शब्द हैं, जिसे आपका कल्याण करते हैं, भलाई करते हैं, परोपकार, लेकिन अविनीत जो है, अविनीत, यह भिन्न है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। जो मृत्यु के समीप हो उसके लिए एक शब्द। मरणासन, मृत्युंजय, यमराज, या फिर मरण? तो 20 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मरणासन, मरण के समीप के लिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? व्याप्त, राजकीय, निस्वार्थ, सन्यासी। तो कौन सा इसमें अशुद्ध है? तो निस्वार्थ है। इसमें न के बाद हलंत रहेगा, सॉरी हलंत नहीं, विसर्ग रहेगा निस्वार्थ में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22। निम्न में कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें गलत युग्म को बताना है। तो कौन सा युग्म गलत है? दिन दूनी रात चौगनी, भरपूर उन्नति होना, ठकुर सुहाती करना यानी हाँ में हाँ मिलाना, बाएं हाथ का खेल सरल कार्य, शैतान की आंत मीठा होना। तो 22 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, शैतान की आंत मीठा होना से कोई तात्पर्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, इस पंक्ति में अलंकार बताना है। तो कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन ए रूपक अलंकार, बी श्लेष, सी अनुप्रास, या यमक अलंकार? तो इसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, मुदित महीपति मंदिर। म वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। श्लेष में होता है कि एक ही शब्द रहता है, उसमें 2 अर्थ होते हैं। और यमक अलंकार में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार होते हैं, परंतु अर्थ भी अलग अलग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 24। तम का अनेकार्थक शब्द है। तम का अनेकार्थक शब्द अंधकार, पाप,
क्रोध, उपरोक्त सभी। तो क्या होगा, तम का मतलब अंधकार भी होता है, तम का मतलब पाप भी होता है, क्रोध भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, ये प्रश्न नंबर 25 है। इसका ऑप्शन नंबर सी 25 है। क से म तक 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। ग्रामोद्धार में कौन सी संधि होगी? ग्राम का उद्धार, ग्राम प्लस उद्धार, तो इसमें कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि, यण संधि, गुण संधि या दीर्घ संधि? तो इसमें गुण संधि होगा, ग्राम उद्धार में गुण संधि होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 27। छंद में गणों की संख्या कितनी होती है? तो छंद में गणों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होते हैं गण। ऑप्शन नंबर ए ही सही है, 8। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 28। तुम घर जाओ कैसा वाक्य है? तुम घर जाओ क्या निषेधात्मक वाक्य है, या आज्ञावाचक है, प्रश्नवाचक है, या फिर इच्छावाचक है? तो तुम घर जाओ में इसमें आदेश दिया जा रहा है कि तुम घर जाओ, तो आज्ञावाचक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। इनमें से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की कौन सी रचना नहीं है? तो प्रिय प्रवास इन्हीं की रचना है। चोखे चौबते भी इन्हीं की रचना है। चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, दोनों इन्हीं की रचना है। तो देवसभा इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो दोस्तों आज की प्रश्न श्रृंखला में बस इतना ही रहने देता हूँ। कल की वीडियो में इससे भी अच्छे अच्छे प्रश्न लूँगा जो व्याकरण और साहित्य से संबंधित होंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी।